अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे मेरे बेटे के आज के पेपर में नेस्ट के नेट 1 के एग्जाम के अंदर आपके पास जो कि 1 दिसंबर को हुआ, यानी कि आपके पास डे 10 की अगर हम बात करें नेट 1 की आपके पास, तो फिजिक्स के अंदर क्या क्या एमसीक्यूज है, क्या क्या सवाल दिखे गए, किन किन टॉपिक्स आपके पास दिखे गए, आओ उनके ऊपर थोड़ा सा आपके पास तस्करा करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके पास देखे गए मेरे बेटे फिजिक्स के पोर्शन में, उनमें से पहला क्वेश्चन आपके पास है, कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक से सवाल आपसे पूछ रहे, कह रहे हैं कि भाई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है। अगर आपको इस तरह से भी याद है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर पॉजिटिव चार्ज की बात की जाए तो पॉजिटिव से अवे होती है हमेशा और नेगेटिव के टूवर्ड्स होती है हमेशा, तो आप इसको देखते हुए भी बता सकते हो कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां से पॉइंट करती है और कहां तक जाती है। तो हमेशा आपके पास याद रखिए कि भाई कहां से जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा आपके पास, नेगेटिव टू पॉजिटिव? नहीं सर, ये होती है हमारे पास ऑप्शन बी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। मूविंग ऑन, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं मैंने डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। एक और सवाल जो कि मेरे बेटे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक में से है और उनके अंदर अगर हम बात करें तो कैपेसिटर के टॉपिक में से है। कहने कि एक अगर मैं डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देता हूं आपके पास, एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान प्लेस कर दिया जाता है आपके पास, अगर ठीक हो गया तो आप ये बताइए कि उससे ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान हम लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक लाके लगा दिया, सही हो गया सर। कह रहे द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक लाके लगाते हैं, फॉर एग्जांपल उस डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो उस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट अगर एप्सिलॉन आर है, तो जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो कितनी इंक्रीज हो जाती है, समझना। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स इंक्रीज हो जाती है किसके मुकाबले में, कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, सिर्फ हवा होती है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, तो कैपेसिटेंस होती सी। डाइलेक्ट्रिक लगाने से आपके पास अब उसकी टोटल कैपेसिटेंस उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके पास, ठीक हो गया। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो रही है। जब हम डाइलेक्ट्रिक लगाते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। सवाल लेकिन वोल्टेज के ऊपर है। आओ चेक करते हैं वोल्टेज को भी। सर एक बेसिक सा फॉर्मूला, चार्ज बराबर होता है कैपेसिटेंस टाइम वोल्टेज के। तो यहां से अगर मैं वोल्टेज को अकेला कर लूं तो ये हो जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, जिसका मतलब वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस गो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टुगेदर। तो अगर सवाल कह रहा है कैपेसिटेंस बढ़ रही है तो वोल्टेज क्या हो रहा होगा फिर हमारे पास भैया, कम हो रहा होगा सर। अगर वोल्टेज कम हो रहा होगा तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीजेस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या हो रहा है हमारे पास, फिर वो डिक्रीज हो रहा है। आइए देखें नेट 1 के अंदर आपके पास और क्या क्या चीजें पूछी गई। कह रहे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कंटेनिंग अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट के। अभी सर पीछे ही हम लोगों ने सवाल किया कि एक ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल कैपेसिटेंस को। अब यहां सवाल कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो एप्सिलॉन आर की जगह के लिख दो बस। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी अपॉन के या ऑप्शन बी? सर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आपके पास, के सी, जिसमें के कौन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके पास, ठीक हो गया। आइए देखें और क्या सवाल दिए नेट 1 में आज हम लोगों को। कह रहे इफ वर्क डन इज 20 जूल्स इन मूविंग अ 2 कूलम चार्ज, ठीक हो गया। तो सर सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया, ठीक है। चार्ज का मतलब क्यू आ गया। कह रहे द पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालना है, निकालने सर। वर्क डन कितना है आपके पास, 20 जूल्स, और चार्ज कितना है हमारे पास, 2 कूलम्स। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास सिंपली 10 जूल्स, सॉरी माय बैड 10 वोल्ट्स, क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है या वोल्टेज निकाला है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 5 नहीं आ रहा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वोल्ट्स, ठीक हो गया। अब देखें और क्या कह रहे हैं आपके पास भाई आज के एमसीक्यूज के अंदर। कह रहे हैं आपके पास इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 30 वोल्ट्स अक्रॉस 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर, आपके पास पूरे 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज चल रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 30 वोल्ट चल रहा है। कह रहे हैं वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्जेस। वर्क डन निकाल के दिखाएं किसके ऊपर, जब मुझे 1 कूलम के चार्ज को मूव करना है। चार्ज कितना आ गया, 1 कूलम आ गया। वोल्टेज कितना आ गया सर मेरे पास, वोल्टेज देखो ना कितना दिया हुआ है, 30 वोल्ट्स दिया हुआ है। तो सर ये तो इजी नहीं हो गया आपके पास। जो पिछले सवाल में हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, इसी से वर्क डन को अकेला करें तो वर्क डन बराबर हो जाएगा क्यू बी के। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि वर्क डन निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा चार्ज टाइम्स वोल्टेज। चार्ज कितना दिया हुआ है सर, 1 कूलम, और वोल्टेज है हमारे पास 30, 1 इंटू 30 तो सर 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, 30 जूल्स। नाउ लुक एट दी ऑप्शंस, डू वी हैव 30 जूल्स, 10, 15, सब गलत।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 जूल्स हमारे पास। ठीक हो गया। अब देखते हैं और क्या नेट वन वाले दे रहे हैं भाई आज के दिन। वैसे अभी तक ज्यादातर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा गया आपके पास। कह रहे हैं यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, इनमें से कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, ईटा का यूनिट क्या होता है। तो बेटा ईटा का जो आपके पास ऐसा यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो होता है पास्कल्स इनटू सेकंड। ठीक है, वो क्या होता है पास्कल्स इनटू सेकंड, जिसमें पास्कल्स होता है प्रेशर का यूनिट और सेकंड होता है टाइम का यूनिट आपके पास। तो इसका मतलब सर ऑप्शन ए तो गलत सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है न्यूटन सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर। आओ चेक करते हैं। पास्कल, पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का। प्रेशर खुद किसके बराबर होता है सर, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का मतलब न्यूटन, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। तो आपके पास सर ये यूनिट भी तो बन सकता है न्यूटन सेकंड ओवर मीटर स्क्वायर। है क्या ये ऑप्शन में? जी सर ये भी है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब बी भी करेक्ट है। तो मुझे वाइब्स आ रही है ऑल ऑफ दीस की आपके पास यहाँ पे, लेकिन सी को भी तो चेक कर लें। आओ चेक करते हैं। न्यूटन को ओपन कर दो। न्यूटन किसका यूनिट है भाई सर, फोर्स का। फोर्स किसके बराबर होती है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास का मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन ओपन हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। आगे क्या लिखा हुआ है एक सेकंड, और नीचे क्या लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। एक सेकंड ने एक सेकंड को काटा, एक मीटर ने एक मीटर को काटा, क्या बच गया सर, ये बच गया किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, केजी एम माइनस वन एस माइनस वन। सर ये भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तीनों ही यूनिट्स यूज किए जा सकते हैं आपके पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया। और देखते हैं और क्या दिया आज नेट वन वालों ने हम लोगों को। कह रहे हैं टू वेक्टर्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। सही है। द एंगल फॉर विच देयर रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, किस एंगल पे उनका रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास दो वेक्टर्स हैं एफ और एफ, तो एफ और एफ का जो मैक्सिमम रिजल्टेंट आ सकता है ना मेरे बेटे, ये बात याद रखना, वो कितना आ सकता है, डायरेक्टली इन दोनों को प्लस कर दो 2f आ सकता है, और मिनिमम कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। देखो आपके पास से कुछ डायरेक्टली चीजें हम लोग निकालते हैं, उसको अकॉर्डिंगली सीखते हुए चलेंगे। देखो आपके पास जब भी किसी दो वेक्टर्स को हम लोगों ने ऐड करना होता है तो हम देखते क्या है, अगर तो वो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो आप डायरेक्टली ऐड कर देते हो, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आप उनको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हो। लेकिन अगर वो 90 डिग्री पे होते हैं हमारे पास तो आप उनके ऊपर लगाते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। लेकिन वो 90 के अलावा अगर किसी टेढ़े मेढ़े एंगल पे 120, 130, 140 डिग्री पे होंगे तो फिर आप उन पे लगाते हो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब चूंकि सवाल पूछ रहा है मैक्सिमम आंसर चाहिए, मैक्सिमम का मतलब दोनों प्लस होने चाहिए। दोनों प्लस कब होते हैं, जब दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी कि 0 डिग्री पे होंगे। और दोनों सब्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि ऑपोजिट होंगे। ऑपोजिट का मतलब कितने पे होंगे, 180 डिग्री पे होंगे। तो भाई मैक्सिमम रिजल्टेंट अगर आप चाहते हैं तो आंसर कितने पे आना चाहिए, हमारे पास पैरेलल होने चाहिए दोनों वेक्टर्स, या फिर किस पे होना चाहिए, ऑप्शन ए 0 डिग्री पे होने चाहिए दोनों वेक्टर्स आपके पास। ठीक हो गया। आइए सर देखें और क्या दिया नेट वन में आज हम लोगों को। कहना है स्टेशनरी वेव इज डिफाइंड एज, स्टेशनरी वेव क्या होती है। देखो स्टेशनरी वेव हमारे पास सिंपली क्या होती है कि एक फॉरवर्ड मूविंग वेव के सामने अगर हम कोई ऑब्स्टेकल प्लेस कर देते हैं तो वेव आपके पास बैकवर्ड भी आ जाती है। तो ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेव्स होती हैं जिनकी स्पीड एक्जैक्टली बराबर होती है। ये दोनों जब एक दूसरे पे ओवरलैप होती हैं तो ऐसा लगता है कि भाई स्टेशनरी वेव बन गई, वेव रुक गई है वहां पे, हालांकि वो मूव कर रही है लेकिन वो अपीयर ऐसी होती है कि भाई हमारे पास वेव जो है रुक चुकी है, और उस वेव को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। इन स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स इनको नोड्स कहा जाता है, और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट्स इनको एंटी नोड्स कहा जाता है। नाउ लुक एट द ऑप्शंस। ए में कह रहे हैं अ वेव दैट ट्रेवल्स एट कांस्टेंट स्पीड, एक ऐसी वेव जो कि ट्रेवल कर रही है किसके ऊपर, कांस्टेंट स्पीड के ऊपर। एक वेव तो नहीं है सर, ये दो वेव से मिलकर बनी है तो इसलिए एक हो, तो फिलहाल अभी हम क्या देते हैं भाई ये गलत हो जाता है। बी अ वेव फॉर्म्ड बाय टू वेव्स, एक ऐसी वेव जो कि दो वेव से बनती है, बिल्कुल सही है अभी तक। मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी सही है सर, एक फॉरवर्ड जा रही होती है और दूसरी बैकवर्ड आ रही होती है, बिल्कुल सही है, ये अभी तक सही है। लेकिन और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। सी अ वेव दैट हैज इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, नहीं, स्टेशनरी वेव के एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहते हैं, वो इंक्रीजिंग नहीं होते, तो इस वजह से हमारे पास ये भी गलत हो जाता है। और डी अ वेव विद नो नोड्स और एंटी नोड्स, सर नोड और एंटी नोड तो होती हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन बन गया, हमारे पास ऑप्शन बी, कि एक ऐसी वेव जो दो वेव से मिलकर बनती है जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही होती है हमारे पास। ठीक हो गया। और क्या दिया सर नेट वन वालों ने आज, देखें भाई, कह रहे हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग होती है वो हमें पता चलता है किस तरह से, कि उस फील्ड के अंदर अगर हम कोई चार्ज लाके प्लेस कर दें तो उस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस, इन दोनों से डिफाइन किया जा सकता है। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर होता है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम। वोल्ट पर डिस्टेंस होता है तो वोल्ट का यूनिट तो वोल्ट ही होता है, डिस्टेंस का होता है मीटर। तो ये दोनों में से कोई सा भी यूनिट हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखें न्यूटन अकेला तो नहीं है तो सिर्फ फोर्स का होगा, वोल्ट अकेला भी नहीं है, वोल्ट पर मीटर, यस सर,
तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास ऑप्शन सी, वोल्ट पर मीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई आपके पास, वोल्ट पर मीटर। अगर न्यूटन पर कूलम भी होता तो फिर मैं दोनों को चूज करता, या फिर अगर सिर्फ न्यूटन पर कूलम होता तो फिर मैं उसको चूज कर रहा होता आपके पास यहाँ पे। ठीक हो गया। आओ देखें और क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं डिप्लीशन रीजन नैरोज व्हेन अ पीएन जंक्शन इज। डिप्लीशन रीजन जो होती है आपके पास वो नैरो होती है। देखो कल वाले एमसीक्यूज के अंदर भी हम ये जिक्र कर रहे थे, डिप्लीशन लेयर के ऊपर सवाल आया था। डिप्लीशन लेयर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है बेटा, कि आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसमें पी टाइप और एन टाइप आपके पास आप कंबाइन करते हो। एन टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होकर यहां पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे होल्स बनते हैं और हम कहते हैं कि ये पोटेंशियल बैरियर बन गया। अब जब इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं ना, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करते हैं, देखो ये डायोड का आपके पास सिंबल है जिसमें ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाते हो और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो ऐसे केस में हमारे पास ये डिप्लीशन लेयर टूटती है और आपके पास करंट फ्लो करता है, सही है। जबकि रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव को नेगेटिव से लगा दो और नेगेटिव को पॉजिटिव से। तो ऐसे केस में जो आपके पास डिप्लीशन लेयर होती है वो और चौड़ी हो जाती है और बड़ी हो जाती है, और डिप्लीशन लेयर बड़ी होती है तो करंट हमारे पास फ्लो नहीं करता। इसे हम कहते हैं रिवर्स बाइसिंग, सही है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, ये कौन है आपके पास, रिवर्स बाइसिंग है। अब सवाल कह रहे डिप्लीशन लेयर पतली हो जाए, कम हो जाए। कम किस में होगी सर, इसमें तो बड़ी हो जाती है, रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता। तो कम किस में हो रही है, जिसमें करंट फ्लो करता है, दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर हमारे पास मेरा बेटा, फॉरवर्ड बाइस्ड। अब करेक्ट आंसर सर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए को मार्क कर देते हैं अपने पास करेक्ट आंसर, दैट इज फॉरवर्ड बाइस्ड। मूविंग ऑन, कह रहे सवाल में एंगुलर एक्सेलरेशन इंक्रीजेस व्हेन। एंगुलर एक्सेलरेशन कब ज्यादा होती है, कब बढ़ती है। अच्छा सर चेक करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं, उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ रिलेट करता हुआ, कि टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन के। यार एंगुलर एक्सेलरेशन कब बढ़ेगी सर, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब कौन बढ़ रहा होगा, टॉर्क बढ़ रहा होगा। ए कह रहा है टॉर्क कम हो रहा होगा, गलत कह रहा है। बी कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा होगा, नहीं सर ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी नहीं। सी टॉर्क इंक्रीजेस, यस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, टॉर्क जो है जब वो बढ़ाओगे तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या होने लग जाएगी, हमारे पास इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक हो गया। आओ देखें और क्या आपके पास सवाल आए हुए हैं। कह रहे हैं इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंजेस। एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से प्रोसेस को कहा जाता है। देखो बेटा आपके पास थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक के अंदर हम लोगों को ये चीज पढ़ाई जाती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको हम लोग कुछ कंडीशंस पर रख के आपके पास चेक करते हैं कि भाई कैसे बिहेव करता है सिस्टम हमारा। जिनमें से एक कंडीशन होती है एडियाबैटिक कंडीशन। एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर क्या होता है, एडियाबैटिक कंडीशन की डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ना हीट आ सके है ना हीट जा सके है, ना हीट आ सकती है ना हीट जा सकती है। तो हीट से रोक देना आपने सिस्टम के फ्लो, हीट के फ्लो को सिस्टम से रोक देना आप लोगों ने यहां पे, यानी कि सिस्टम में हीट अंदर भी नहीं जा सकती, सिस्टम से हीट बाहर भी नहीं जा सकती। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो जिसका मतलब क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस सर ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हीट फ्लो कितना हो जाता है हमारे पास, जीरो हो जाता है, कोई हीट फ्लो नहीं करती। कह रहे हीट एक्सचेंज कितनी होगी, मैक्सिमम, नहीं सर जीरो, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगी सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान, ना सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी ना सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। ठीक है ओके सर। और बताएं अगला सवाल जो कि भाई आपके पास देखा कि आज नेट वन के पेपर के अंदर कह रहे सवाल के अंदर आपके पास टू बॉडीज विद रेडियाई इन रेशियो 3:4 रोल डाउन अ प्लेन, रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटीज इज। ठीक हो गया। अब आपके पास इनकी जो लीनियर वेलोसिटीज होंगी उनका रेशियो निकालना है। डन हो गया सर। मान लेते हैं एक प्लेन है आपके पास, दो बॉल्स रखी हुई है इसमें इस तरह से कि उनके जो रेडियाई का रेशियो है, उनके जो रेडियाई का रेशियो है वो कितना हमारे पास 3:4 है। बोले इनकी वेलोसिटीज का रेशियो निकालो। देखो जब ये आपके पास रोल करके नीचे आएंगी तो इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, उनकी फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v = √2gh, जिसका मतलब फाइनल वेलोसिटी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, हाइट पे डिपेंड करेगी। इनके रेडियस पे किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर सर सिर्फ हाइट पे डिपेंड करेगी तो हाइट तो सर दोनों की सेम है, अगर दोनों की हाइट सेम है तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी क्या होने वाली, बराबर होने वाली है। और सेम चीजों को डिवाइड करोगे, 2/2 क्या होता है सर 1, 4/4 क्या होता है सर 1, तो सेम चीजों को डिवाइड करोगे तो रेशियो क्या निकल आएगा 4:3:3:4 नहीं बल्कि 1:1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 1:1। आती ही बात समझ में बेटा कि किस तरह से आपने इसको टेक्निकली हैंडल करने सवाल को। ठीक है आओ देखें और क्या पूछ रहे हैं। कह रहे हैं इन फॉरवर्ड बाइज द डिप्लीशन लेयर, अभी सर हम लोगों ने पढ़ाई है डिप्लीशन रीजन यानी कि जो आपके पास पोटेंशियल बैरियर भी कहलाता है आपके पास। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि उसकी वैल्यू कम होती रहती है, वो नैरो डाउन होता रहता है और खत्म हो जाता है ताकि करंट फ्लो कर सके हमारे पास। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर आपके पास इसकी डिप्लीशन रीजन की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, वो रिवर्स बाइस में होती है, बल्कि सर ऑप्शन बी डिक्रीज होती है हमारे पास। ठीक हो गया।
और देखें और क्या सवाल आया है आपके पास आज के दिन। कह रहे हैं भाई विच स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। ए, दे स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। नहीं सर, ये हमने शुरू में पहला सवाल भी इसी पे जिक्र किया है कि पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाती हैं, तो स्टार्ट तो पॉजिटिव से हो रही है, एंड नेगेटिव पे होती हैं आपके पास, तो ए तो गलत हो जाता है। कह रहे हैं दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं आपके पास। सी कह रहे हैं दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव। क्या बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ सर ये? जी हाँ, तो करेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कि भाई ये कहां से स्टार्ट होती हैं? पॉजिटिव से, और कहां तक जाती हैं? नेगेटिव तक। और ये लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, बात याद रखना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही हो गया। तो देखें सर, ज्यादातर वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आजकल आज सवाल देखे जा रहे हैं। अच्छा, ये आ गया हमारे पास ऑसिलेशन से। कह रहे हैं अ वेव इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। ये आ गया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एक वेव हमारे पास कहां से कहां जा रही है? ईस्ट से वेस्ट तक जा रही है। तो पूछ कह रहे हैं सवाल में, कह रहे हैं आपके पास व्हाट मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ ट्रांसवर्स वेव इज। ये तो वेव की डायरेक्शन आ गई, पार्टिकल कहां जा रहे होंगे? तो सर ट्रांसवर्स वेव की जो आपके पास डेफिनेशन है वो यही है कि वेव और पार्टिकल मोशन, वेव मोशन और पार्टिकल मोशन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर वेव अगर ईस्ट से वेस्ट जा रही है तो पार्टिकल मोशन ऑटोमेटिकली हमारे पास सर कहां जा रही होगी? इसके साथ अप एंड डाउन, जिसका मतलब आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव बनती हुई जा रही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पार्टिकल मोशन हो जाएगी आपके पास ईस्ट टू वेस्ट के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा? अप, और क्या होगा हमारे पास? डाउन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, अप डाउन। सही है भाई। तो पार्टिकल्स कैसे जा रहे होंगे आपके पास? ऑप्शन ए, अप डाउन जा रहे होंगे, ऊपर और नीचे होकर ऑसिलेट करते हुए जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं अ वेव एज ए डिस्प्लेसमेंट xt इज इक्वल टू 100 sin 50t। इस तरह का सवाल पिछले 2 दिनों से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। परसों हमारे पास आया था कि वेलोसिटी निकाल के दिखाएं, कल आया था एक्सीलरेशन निकाल के दिखाएं, आज भी क्या है? एक्सीलरेशन निकाल के दिखाएं। निकालते हैं। इक्वेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की? xt बराबर है हमारे पास किसके? 100 sin 50t के। डन हो गया सर। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो भाई डिस्प्लेसमेंट का जो डेरिवेटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होती है वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव तो वेलोसिटी आ जाएगा। लेकिन डेरिवेटिव तो मुझे फिर सर दोनों साइड्स पे लगाना पड़ेगा ना, यहाँ पे भी तो आएगा आपके पास, और ये जहां पे आएगा तो देखें क्या बनेगा आपके पास? 100 तो बाहर निकल गया। सही है। साइन का डेरिवेटिव कौन होता है सर? आपके पास कॉस होता है। आगे डेरिवेटिव एंगल का 50t का डेरिवेटिव बनेगा 50, 50 इंटू 100, ये हो जाएंगे सर हमारे पास 5000। तो ये हो जाएंगे 5000 cos 50t। डन हो गया सर। अभी वेलोसिटी निकली है, वेलोसिटी से हमें चाहिए कौन है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलती है सर? सिंपल, वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें, एक्सेलरेशन आ जाएगी आपके पास। आए लेते हैं, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन। 5000 को बाहर निकाल दिया सर सिंपली। डन हो गया। cos का डेरिवेटिव कौन होता है सर? माइनस साइन होता है आपके पास। डन हो गया। और आगे डेरिवेटिव एंगल का एक और 50 आ जाएगा सर। तो ये आंसर क्या बन रहा है? 5000 इंटू 50 सर, ये हो जाएंगे हमारे पास 2.5 लाख। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? माइनस के साइन के साथ 2.5 लाख। ठीक है। और आगे कौन आ जाएगा आपके पास? साइन 50t। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर एक्सेलरेशन इक्वेशन। माइनस 2.5 लाख साइन 50t। है कोई ऑप्शन? ए 2,500 तो नहीं है सर। बी माइनस 2.5 लाख साइन 50t, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, माइनस के 250,000 और साइन 50t। डन हो गया। तो इस तरह से मेरे बेटे आपके पास मैथ्स और फिजिक्स को भी हम लोग कंबाइन करके देख सकते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका डेरिवेटिव वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होती है। उल्टा भी कर सकते हो, एक्सेलरेशन टाइम का अगर एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगी, जिसका मतलब इंटीग्रेट करोगे उनको तो। ठीक है। आओ देखें और क्या सवाल है आपके पास। अब ये कह रहे हैं अ रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 0 हो गई। एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, हो सकता है आप लोगों को नजर ना आए, मैं इसको बड़ा करके सही से लिख दूं। एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। कह रहे फॉर 10 सेकेंड्स, टाइम भी बता दिया। व्हाट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी? सर मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान सवाल कोई हो नहीं सकता दुनिया में, क्योंकि इसमें तो हमने सिंपली क्या लगानी है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है कि फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। डन हो गया सर। अच्छा, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? अंडा। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है सर? 2। और टाइम कितना दिया हुआ है सर? 10 सेकंड। तो 2 इंटू 10 करना सिर्फ हम लोगों ने, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। है कोई ऑप्शन सर करेक्ट? सर 10 नहीं है, 15 नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास। डन हो गया। आओ देखें और क्या दिया आज नेट 1 वालों ने। तो आज के दिन भाई डे 10 को आपके पास नेट 1 के और जो एमसीक्यूज देखे गए वो ये है, कह रहे हैं एसआई बेस्ड यूनिट एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इज।
प्रेशर का ऐसा ही बेस यूनिट एक्सप्रेशन बताओ जो बिल्कुल बेस यूनिट्स में हो। सर प्रेशर के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल्स। पास्कल्स है प्रेशर का यूनिट। प्रेशर खुद होता है क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पास्कल किसके बराबर हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। फिर हमने पीछे भी सीखा था कि न्यूटन को कैसे ओपन करेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। नीचे कौन आ रहा है, मीटर स्क्वायर। एक मीटर ने एक मीटर को काटा, क्या बच गया सर, किलोग्राम बच गया। मीटर जो नीचे बचा था उसको ऊपर ले जाएंगे तो m-1 और सेकंड के साथ क्या आ जाएगा, -2। सो दिस इज द बेस यूनिट ऑफ पास्कल्स और बेस यूनिट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल बेस, किलोग्राम मीटर और सेकंड में। mlt में अगर हम ले जाए इसको तो है कोई ऑप्शन, ए में क्या है, पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड तो सर विस्कोसिटी का था। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सेकंड एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। सी केजी m-1 s-2, यही है जी सर, यही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी कि प्रेशर का भाई जो आपके पास बेस यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। आओ और देखें भाई, और आपके पास क्या क्या आया आज के दिन। कह रहे टू वेक्टर्स ईच हैव मैग्नीट्यूड l, दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास, l है। देयर डॉट प्रोडक्ट व्हेन एंगल इज 60 डिग्री इज, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, यानी कि l डॉट l निकालना है मुझे। किसके बराबर होगा, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और दोनों के दरमियान जो एंगल आ रहा है, एंगल कितना आ रहा है सर, 60 डिग्री। डन हो गया, तो कितना हो जाएगा, l हो जाएगा l स्क्वायर। cos 60 बराबर होता है सर 1/2 के, तो ये तो बन जाएगा l स्क्वायर ओवर 2। दैट्स इट, आपके पास है ऑप्शन, सिर्फ l स्क्वायर नहीं है, ऑप्शन बी l स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा हमारे पास हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर जी, आइए दिखाएं और क्या दिया आज नेट 1 के अंदर। कह रहे हैं दी पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज द मेजर ऑफ, पैकिंग फ्रैक्शन किसे कहते हैं बेटा। देखो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपके पास जो हमारे न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जब हम लोग उनका इंडिविजुअल मास निकालते हैं वो ज्यादा आता है किसके मुकाबले में, जब हम उनका ओवरऑल मास निकालते हैं न्यूक्लियस के पूरे उसके मुकाबले में, तो ये मास कहां गायब हो जाता है, ये मास कन्वर्ट हो जाता है बाइंडिंग एनर्जी में, जो न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखता है एक दूसरे के साथ। अब वो बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रही है, तमाम न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखी हुई है। एक न्यूक्लियॉन पे कितनी बाइंडिंग एनर्जी लग रही है, उसको हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, उसको डिफाइन किया जा सकता है आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसमें हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को एटॉमिक मास से उसके डिवाइड कर देते हैं, तो आपको पता लगता है पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में। आओ देखें क्या है पैकिंग फ्रैक्शन। ए, मास ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नहीं सर ये नहीं है। बी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये एक न्यूक्लियॉन के ऊपर कितनी बाइंडिंग एनर्जी लग रही है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के अंदर बाइंड होकर रखा बैठा हुआ है। ठीक हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं मेरे बेटे पैकिंग फ्रैक्शन। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट में कह रहे हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्सेस, वर्क डन निकाल के दिखाइए कांस्टेंट फोर्स कितना करती है। तो सर वर्क डन तो बहुत ही बेसिक नहीं है, व्हेनेवर वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, it can also be defined as the dot product of force and displacement। वर्क क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अच्छा सर देखें, एफ क्रॉस, क्रॉस नहीं सर, डॉट होता है, डॉट एस, यस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ डॉट एस, कि आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उससे हमारे पास वर्क निकाला जाता है। डन हो गया, आइए देखें और क्या सवाल है सर आपके पास। 28 कह रहे हैं वर्क डन बाय 10 न्यूटन ओवर 3 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। वर्क डन बाय 10 न्यूटन, फोर्स आ गई, ओवर 3 मीटर डिस्टेंस आ गया, सेम डायरेक्शन का मतलब पैरेलल होंगे, और एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। सर अभी पीछे सवाल में तो आपने बताया वर्क डन किसके बराबर है, एफ एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो कॉस थीटा लग जाएगा। फोर्स कितनी है सर, 10 है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है सर, 3 है, और एंगल कितना है कॉस ऑफ 0। कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 3 से कितने हो जाएंगे हमारे पास 30 जूल्स। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास सर, ए 30 जूल्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए 30 जूल्स। ठीक है सर जी, आइए दिखाएं और क्या है आज के नेट 1 के एग्जाम के अंदर आपके पास। तो नेट 1 के एग्जाम में और अगला सवाल जो हमने देखा वो था वर्क इज अ स्केलर बिकॉज। वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है। देखो कोई भी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है समझना। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन ही क्या है कि वो दो चीजों से मिलकर बनेगा सिर्फ और सिर्फ, और वो दो चीजें क्या होंगी हमारे पास, एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा यूनिट होगा। जबकि वेक्टर क्वांटिटी की आपके पास डेफिनेशन क्या होती है कि उसको मैग्नीट्यूड भी चाहिए, उसको यूनिट भी चाहिए, और उसको डायरेक्शन भी चाहिए, और डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बिना डायरेक्शन के वेक्टर क्वांटिटी नहीं बन सकती है आपके पास। तो स्केलर कौन होगा जिसको सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर कौन होगा जिसको मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो स्केलर वर्क क्यों है, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या होता है सर, मैग्नीट्यूड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। डायरेक्शन तो है ही नहीं, डायरेक्ट डिपेंड कैसे करेगा। और
ऑलवेज पॉजिटिव नहीं सर, पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी हो सकता है वर्क, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सही है। और वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस नहीं सर, प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट, इसलिए सम तो यहाँ पे लग नहीं सकता। आइए देखें, तो आपके पास सर और सवाल जो आपके पास देखा गया आज नेट 1 के पेपर के अंदर, वो क्या है, कह रहे हैं पेंडुलम लेंथ बिकम्स 4L द न्यू टाइम पीरियड विल बी। अभी मान लो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट L/G। अब ये कह रहे हैं टाइम पीरियड छिड़ जाएगा कब, जब आपके पास अब लेंथ को कितना कर दोगे, 4 गुना कर दोगे। 4 का रूट होता है 2, उस 2 को बाहर निकाल लो सबसे, अंदर बच जाएंगे 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है सर, तो कितने गुना बढ़ गया टाइम पीरियड पहले के मुकाबले में? सर ये तो पुराना टाइम पीरियड था ना 2 पाई रूट L/G, तो पहले के मुकाबले में 2 गुना बढ़ गया। पहले के मुकाबले में क्या हो गया भैया, 2 गुना बढ़ गया। तो आधा नहीं हुआ सर, उतना भी नहीं रहा, बल्कि 2t हो गया, डबल हो चुका है आपके पास टाइम पीरियड पहले के मुकाबले में। कब? जब आप लेंथ को 4 गुना कर देते हो। ठीक हो गया बेटा। तो दीज आर सम ऑफ द एमसीक्यूज व्हिच वी हैव एक्चुअली ऑब्जर्व्ड इन टुडेज नेट 1 एग्जाम, द डे 10 ऑफ नेट 1 एग्जाम और ऑन द 1 दिसंबर 2025 एग्जाम ऑफ नेट 1। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोग इन सब की प्रैक्टिस करोगे अपने पास, और अपने पास इसकी प्रैक्टिस करके अपने नेट 1 के स्कोर को और मैक्सिमाइज कर सकते हो, जो कि आने वाले दिनों के अंदर आपके पास नेट 1 के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो यहाँ पे मुझे दीजिएगा इजाजत। सैयद अंजला बुखारी को अल्लाह हाफिज। सेकंड नंबर के ऊपर आप लाजमी तौर के ऊपर, अगर आपके नेट 1 में जो भी स्कोर आया, नेट 2 की तैयारी अभी से स्टार्ट करें। नेट 1 में स्कोर कम आना एक नेचुरल बात है, पहली दफा बच्चा टेस्ट देता है। किसी भी नेट के अंदर किसी भी पार्ट का सिलेबस ज्यादा या कम नहीं आता। आपके पास मिक्स सिलेबस होता है फर्स्ट और सेकंड ईयर के एफएससी का, एप्टीट्यूड का। तो रिमेंबर दिस थिंग, तैयारी पूरी करनी है। तो आपको बैजेस के अंदर क्या खास बात मिलती है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती, मैं वो डिफाइन कर देता हूं। भाई बैजेस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है जो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर लाइव क्लासेस के ऊपर कंप्लीट कोर्स आप लोगों का कवर होता है स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। हर सब्जेक्ट के मल्टीपल टीचर्स होते हैं, मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल टीचर्स आप लोगों को चीजें कवर अप करवाते हैं, और कंप्लीट वीक के ऊपर क्लासेस आपकी एक्सपेंड हो रही होती हैं। अब कोई बच्चा अगर वीक डेज पे बिजी है तो वीकेंड की क्लासेस को ले ले, कोई वीकेंड पे बिजी है तो वीकडेज के ले ले। बट अगर आप चाहते हो कि नेट 2 तक कंप्लीट कोर्स कवर हो तो आपने कंप्लीट वीक की क्लासेस को लाजमी लेना है। सेकंड नंबर के ऊपर जो भी लाइव क्लास होती है बेटा, ये हमारे स्पेशलाइज एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है, और बहुत जल्द आप लोगों को ऐप का इंशाल्लाह ताला एक्सेस भी मिल जाएगा। तो ये एलएमएस पोर्टल के जरिए होती है। एलएमएस पोर्टल को सिर्फ वही बच्चा ज्वाइन कर सकता है अपने आईडी पासवर्ड के जरिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, वहीं से आप लाइव क्लास को लेते हो, और जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को प्रॉपर्ली प्रोवाइड की जाती है। सेकंड नंबर के ऊपर जो हमारा सबसे खास फीचर है कि भाई लाइव क्लास के अंदर टीचर जो भी टॉपिक कवर अप करवाएगा, जो भी टॉपिक आपको लाइव क्लास के अंदर टीचर कवर करवाएगा, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। जो भी टीचर आपको क्लास में टॉपिक कवर करवाएगा वो उसका प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेगा। आपको खुद से कोई चीज परचेस करने की जरूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, और उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। क्लास में जो टॉपिक कवर होगा, लेट्स सपोज इंटीग्रेशन कवर हुई, उसके 400 क्वेश्चन की 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट मिल गई, और फिर उस प्रैक्टिस शीट के अंदर टॉपिकल वाइज क्वेश्चन मौजूद होंगे, जिसको हम टीपीपीस कहते हैं, टॉपिकल पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन 400, पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के उसमें पास्ट पेपर से क्वेश्चन मौजूद होंगे, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद होंगे। और फिर जो हमारे एक तीसरे मेंबर होते हैं जो फैकल्टी के हर सब्जेक्ट के, जिनका नाम होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर, उनका काम होता है उस प्रैक्टिस शीट का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। इसी तरीके से आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, और उन टेस्टों का प्रॉपर्ली अगेन वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। और ये टेस्ट सिर्फ एक दफा कंडक्ट नहीं होते, आप लोगों के वीकली टेस्ट अलग होते हैं, यानी कि वीकली टेस्ट का सिलेबस आपके पास अलग होता है। इसके अलावा जब एक महीना कवर हो जाता है तो फिर ग्रैंड टेस्ट आपके अलग होते हैं, जब तक जितना कंटेंट उस तक कवर हुआ उसका टेस्ट होता है। इसके अलावा आपके हर यूनिवर्सिटी से पहले उसके स्पेशलाइज्ड एफएलपीस कवर अप होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो मॉक टेस्ट मिलते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों के चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से कवर हो रहे होते हैं। तो इतनी ज्यादा बड़ा प्रैक्टिस जोन आपको मिलता है, तो अगर फिर भी अच्छे नंबर नहीं लेकर आओगे तो फिर क्या करोगे? ये सारी फायदा आप लोगों को होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे फायदेमंद चीज जो यहाँ पे होती है कि भाई जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग तो मिल रही है, साथ साथ आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है कि इन केस अगर कोई बच्चा खुद से कोई टॉपिक कवर करना चाहता है तो वो भी आप कवर कर सकते हो, तो आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इस बैच का फायदा ये होगा, क्या फायदा होगा भाई? नॉर्मली इदारों के अंदर ये होता है कि उनके जो बैचेस होते हैं वो 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाते हैं एक दफा की फीस के बाद। हमारे बैचेस के अंदर आप जो फीस पे करोगे ये पूरे एकेडमिक ईयर की होगी, अगस्त 2026 तक ये वैलिड होगी। इसके अंदर फायदा क्या होगा कि भाई लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैथ्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं आपको
मैथ्स और प्रोफेसर हाशिम भी, सही है ना भैया। तो जैसे ही प्रोफेसर हाशिम लेट सपोज सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे, प्रोफेसर आफ्ताब आपको फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ा रहे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे ही सेकंड ईयर एप्टीट्यूड मैथ्स सर हाशिम कंप्लीट करवाएंगे, वो फर्स्ट ईयर एप्टीट्यूड पे चले जाएंगे, फर्स्ट ईयर सर आफ्ताब कंप्लीट करवाएंगे, सेकंड ईयर पे चले जाएंगे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ये पैटर्न चलता जाएगा। तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हो रहा है लाइव क्लासेस के अंदर। आपने लेट सपोज किसी कॉलेज की वजह से, किसी कोचिंग की वजह से, एकेडमी की वजह से लाइव क्लास नहीं ले सके, मिस हो गई, वो दोबारा टॉपिक भी कवर होगा, सेम प्रोफेसर भी कवर करवाएगा, दूसरा टीचर भी कवर अप करवाएगा। प्रोफेसर बिलाल भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं, प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी आपको कोर्स कवर करवा रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल हमारे इदारे का हिस्सा हैं। प्रोफेसर आफ्ताब एचओडी हैं भैया मैथमेटिक्स के, कॉमिक्स कॉलेज का बड़ा मशहूर कॉलेज है। प्रोफेसर एहतशाम इंग्लिश के हैं, सही है ना। मिस दोहा जैन है बिजनेस की तैयारी के लिए। सैयद बिलाल साहब हमारे पास मौजूद है बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी के लिए। अप्लाइड साइंसेस के अंदर केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर शहरियार भी हैं और प्रोफेसर आपके पास साद अक्कार भी हैं। तो भाई आप लोगों का कंप्लीट कोर्स कवर होगा। बायोलॉजी के लिए आपके पास प्रोफेसर शहरियार प्रोफेसर शाफे मौजूद हैं जो कि खुद एमबीबीएस डॉक्टर हैं। तो भाई आप लोगों की, आप पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर साइंस की तैयारी कवर कर रहे हो तो आपको जो बैच मिलता है वो नेट ईकेट का मिलता है। आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो, बीकेट के बैच में आते हो। आप अप्लाइड साइंसेज या एमडीकेट की तैयारी कर रहे हो तो एमडीकेट के बैचेस के अंदर आते हो। तो बताने का मकसद ये कि आपके तमाम टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स कवर होते हैं। भाई ये तमाम फैसिलिटीज आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती, यूट्यूब पे कोई गाइडेंस नहीं मिलती। इसके अलावा सबसे बढ़कर आप लोगों को, अब आप देखते होंगे कि हमारे एक स्पेशलाइज्ड टीम है, उस टीम के अंदर प्रॉपर्ली आपके पास कोऑर्डिनेटर का एक्सेस अवेलेबल है। भाई आपको अपना कोई एकेडमिक शेड्यूल डिजाइन करवाना है, कोई इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई टाइम टेबल का इशू आ रहा है, कोऑर्डिनेटर का नंबर गिवन है, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेटर डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को सबसे खास फीचर जो हमारे बैचेस के अंदर मिलता है, भाई लाइव क्लासेस तो आप लोगों की हो रही हैं, मगर सबसे खास फीचर क्या है, आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती है। ये पाकिस्तान की किसी इदारे के अंदर फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। लाइव डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई लेट सपोज अगर कोई बच्चा है जिसने कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व कर रहा था, कोई भी प्रैक्टिस मटेरियल फंक का किसी भी किताब का आप सॉल्व कर रहे थे, आप कहीं फंसते हो, आपकी हर हफ्ते हर सब्जेक्ट की डाउट क्लास अलग से, जो नॉर्मल क्लास का अलग है, नॉर्मल क्लास का अलग है। और ये जो हमारे टेस्टिंग डिपार्टमेंट के टीचर जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन है, वो लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करेंगे। ही इज अ वेरी सीनियर एप्टीट्यूड प्रोफेसर। तो वो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि तमाम टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन बनाना, इसके अलावा लाइव डाउट क्लास कंडक्ट करना। अगर एक हफ्ते में प्रोफेसर आफ्ताब के प्रोफेसर हाशिम की क्लासेस अलग होंगी, दोनों का प्रैक्टिस मटेरियल अलग होगा, दोनों का वीडियो सॉल्यूशन डिजाइन करना, दोनों की लाइव डाउट क्लास को कंडक्ट करना। हर सब्जेक्ट में ये सिनेरियो, जैसे कि प्रोफेसर उस्मान हमारे पास मौजूद है फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर दूसरे प्रोफेसर मौजूद हैं, बायो के अंदर दूसरे मौजूद हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम ही खुद अपनी डाउट क्लास भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। मिस जोहा जैन आपको मिलती है बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी के बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए। इसके अलावा ना सिर्फ ये, बल्कि आपके सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप अलग होते हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जो है ना बारी बारी जो मैसेज कर रहे होते हैं लोगों को, भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो आप लोगों के स्पेशलाइज्ड बैच के व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जहां पे डाउट टीम अलग है। अब आप सोचो कि यार 8,000 रुपए फीस ले रहे हैं तो कितना चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स का मतलब ये होता है कि भाई वहां पे डाउट टीम हमारी अलग है। ये डाउट टीम टीचर्स की नहीं है, वो जूनियर टीचर्स होते हैं जो कि भैया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की अच्छी यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए, वो हमारे डाउट टीम में मौजूद हैं। वो टीचर नहीं है, वो डाउट टीम में। क्या आपकी कोई क्वेरीज है जो व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हो वहां पे पूछ सकते हो। तो सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर डाउट टीम अलग होती है। तो आपको ये तमाम फीचर्स मिल रहे हैं। अगर ये फीचर यूट्यूब पे कहीं मिल जाए बेटा तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी वहां से कर लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल बेतहाशा बच्चे बैचेस में आते हैं हर साल और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि भैया नेट 2 की, नेट 3 की, नेट 4 की, ई कैट की, या फिर एमडी कैट की, या बी कैट की, या नस बिजनेस स्कूल की, या फिर फास्ट यूनिवर्सिटी की, एनईडी की, मेहरान की, आईबी की, लम्स की, जीआईके की, एनटीएस की, किसी भी यूनिवर्सिटी का तैयारी कवर करना चाहते हो, आपके स्पेशलाइज्ड बैचेस होंगे जिन बैचेस में एफएलपीज भी कवर करोगे, मॉक टेस्ट भी कवर करोगे, पास्ट पेपर्स भी कवर करोगे। उसके लिए बैच का हिस्सा लाजमी तौर पर बनना ही बनना है। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।